बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं। विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत छत्तीसगढ़ से, जहां एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अब नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, जहां कमान अब सांसद दीपक बैज को दी गई है। छत्तीसगढ़ में मोहन मरकाम को पदमुक्त कर दिया गया है। अब काफी दिनों से जो चर्चा चल रही थी उस पर विराम लग गया है। मोहन मरकाम को हटाए जाने की चर्चा थी कई दिनों से। अब सांसद दीपक बैज को कांग्रेस की कमान मिली है, जिसकी चर्चा काफी दिनों से थी कि दीपक बैज को यह कमान दी जा सकती है। इससे पहले जब दीपक बैज के नाम का ऐलान होना बाकी था, कई बार मुलाकात जब हुई, दिल्ली में बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी मुलाकात दिल्ली में हुई थी। उस दौरान ही ये लगभग स्पष्ट हो गया था सूत्रों के हवाले से कि दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है आगामी चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी का। लेकिन उस दौरान ऐलान नहीं हुआ और अब जाकर ऐलान हुआ है। दीपक बैज जो कि बस्तर से सांसद हैं और अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हुई और दिल्ली में आला नेताओं से मुलाकात के बाद इस बात का ऐलान कर दिया गया, सांसद दीपक बैज को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस औपचारिक ऐलान के बाद की, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात की तस्वीर आपको दिखाई। ये जो एक पत्र ट्वीट करके जारी किया गया, उस पत्र की प्रति आप देख सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रभारी, उन्होंने भी उनसे मुलाकात की और टीएस सिंहदेव ने शुभकामनाएं उन्हें दी हैं। उप मुख्यमंत्री प्रदेश के टीएस सिंहदेव ने उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान, जन्मदिन से पहले दीपक बैज को छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष की कमान मिली। 14 जुलाई को दीपक बैज का जन्मदिन भी है और ऐसे में दीपक बैज को शुभकामनाएं दी ट्वीट करके। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नवनियुक्त अध्यक्ष बस्तर सांसद दीपक बैज को बधाई देने का सिलसिला भी जारी है। डिप्टी सीएम प्रदेश टीएस सिंहदेव के माध्यम से भी उनको बधाई मिली और साथ ही लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं। और ये जो आतिशबाजी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दरअसल दीपक बैज को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर खुशी में उनके समर्थक आतिशबाजी कर रहे हैं। और कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दिल्ली में न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की उपलब्धियों की बदौलत कांग्रेस प्रदेश में 75 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि चुनाव में कम समय है, पार्टी को जीत दिलाना बड़ी चुनौती है और उन्होंने बीजेपी नेताओं के बयान पर भी पलटवार किया। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक बैज मेरे साथ हैं। कांग्रेस की कमान छत्तीसगढ़ में आपके हाथ, चुनाव एक चुनौती। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देता हूं हमारी आला कमान, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, हमारे नेता सोनिया गांधी जी को, हमारे नेता राहुल गांधी जी को, हमारे नेता प्रियंका गांधी जी को और हमारे छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा जी को और तीनों इंचार्ज, साथ में छत्तीसगढ़ के हमारे माननीय श्री भूपेश बघेल जी को, हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और हमारे तमाम बड़े लीडर छत्तीसगढ़ के माननीय टीएस बाबा साहब, महंत जी, हमारे ताम्रध्वज साहू जी और तमाम छत्तीसगढ़ के बड़े लीडर, हमारे संगठन और सत्ता, सब लोग को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि मुझ पर भरोसा किया है पार्टी ने और बड़ी जिम्मेदारी दी है। हाँ, निश्चित रूप से चुनाव के लिए वक्त कब बचा है, चुनौती ज़्यादा है, लेकिन यह है कि हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इस 4.5 साल में बेहतर काम किया है। इसलिए हम लोग जनता के पास जाने में, क्षेत्र जाने में और लोगों के बीच जाने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आसानी से जाएंगे, अपनी सरकार की बात रखेंगे। तो हम लोग निश्चित रूप से आने वाला समय में हम छत्तीसगढ़ में फिर से 75 सीट जीतकर हम सरकार बनाएंगे। अरुण साहब को ध्यान होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 9 अगस्त के दिन, 9 अगस्त विश्व में आदिवासी दिवस मनाते हैं, तो हम लोग भी छत्तीसगढ़ में मना रहे थे। आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, शायद अरुण साहब भूल गए उसको।
तो एक आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल पूरा होने के बाद एक आदिवासी को बनाया गया है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो भी बस्तर से। मुझे लगता है कि अरुण साव हमारा साथी सांसद है, उनको खुश होना चाहिए, लेकिन उनका चेहरे देखकर मुझे लगता है कि बहुत घबरा गए और डर गए हैं। रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे और वरिष्ठ नेता हैं, और उनका इस तरह से ट्वीट करना, बात रखना, मैं समझता हूं कि उनके ट्वीट मैंने देखा और पढ़ा, तो ये डर वाली जो शब्द है ना, कांग्रेस में नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी लागू होती है। उनको पता है कि 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सीएम फेस नहीं बना पा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए? अभी सिर्फ सीएम फेस खोज रहे हैं वो लोग, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकती है? तो डर किस में है? हाँ, समय कम है, चुनौती है, लेकिन 90 सीटों में जाएंगे। छोटे कार्यकर्ता से लेके सभी नेताओं से तालमेल बिठाकर, सभी लोग से चर्चा करने के बाद निश्चित रूप से हम आगामी रणनीति बनाकर काम करेंगे, और हम चाहते हैं सत्ता और संगठन दोनों मिलकर बेहतर तरीके से काम करें। हमारा मेन टारगेट है 2023 का चुनाव, विधानसभा हमको सरकार बनाना है। फिर उसका सेकेंड टारगेट है हमारा कि लोकसभा चुनाव रहेगा, देश का चुनाव रहेगा 2024 का। ये चुनाव हमारा सेकंड टारगेट हम लेके चलेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग दोनों टारगेट में हम लोग सफल रहेंगे। तो दीपक बैज दावा कर रहे हैं कि समय कम है, चुनाव कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों पे जीता जाएगा, लेकिन ये चुनौती हम फिर भी पार करेंगे। कैमरामैन अंकित जैन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। तो चुनाव में कम समय है और इस कम समय में चुनाव को जीतना चुनौती तो है, लेकिन इस चुनाव को जीतेंगे और एक अच्छे आंकड़े का दावा दीपक बैज कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा दिए गए बयानों पर पलटवार करते हुए दीपक बैज का ये कहना है कि प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है उस काम को लोगों के बीच लेकर जाना है। साथ ही इस विषय को लेकर उन्होंने जो अपनी बातें रखी, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, शुभकामना संदेश भी आए हैं, विपक्ष की तरफ से इस पर बयान भी दिए गए। उन सभी बयानों को आपको सुनवाते हैं। दीपक बैज जी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार सत्ता में आई। देखो, चुनाव तो अभी नजदीक है, और यदि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने नियुक्त किया होगा तो बहुत सोच समझ कर किया होगा। निश्चित रूप से इसका लाभ हमको मिलेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो पटाखे फूट रहे हैं। बस्तर के जो सांसद है दीपक बैज, उनको पीसीसी की कमान दे दी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए हैं, और उसके बाद में आप उनके बंगले में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखेंगे। यहाँ पर किस तरीके से पटाखे फोड़कर जो है वो उत्सव मनाया जा रहा है। उनकी पत्नी जो है वो पूनम बैज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। किस तरह, सबसे पहले बधाई आपको, और क्या मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब मेरे पति सांसद को इतने बड़े जिम्मेदारी दिए, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से बनाया गया, और इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। जी जी जी। अच्छा, बहुत पहले ये डिसीजन, ये माना जा रहा था कि डिसीजन तो हो गया है, लेकिन रुका हुआ था। आप लोगों को भी कुछ जानकारी थी इसकी पहले से? जी, जानकारी बीच में चला था, उसके बाद बंद हो गया था, उसके बाद जानकारी नहीं थी। जी जी। तो मायूस हो गए थे क्या थोड़े? नहीं, क्यों मायूस होंगे भाई, नहीं हुए थे मायूस। नहीं, अभी अचानक से डिसीजन आया, आप लोग कुछ अंदाजा था कि फिर से अभी आ जाएगा करके? जी, उतना अंदाजा जो नहीं था। मेरे मिस्टर बोले कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अभी मीटिंग होने वाला है, ऐसा करके बताए। ओके जी। तो आपको बताया था कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताए थे। जी, कोई अंदाजा नहीं था आपको? नहीं, कोई अंदाजा। अभी बधाइयाँ शुरू हो गई? अभी बधाइयाँ शुरू हो गई होंगी? जी जी, अभी मेरे मिस्टर को पता नहीं है, वो फ्लाइट में है अभी। फ्लाइट में नहीं है? जी जी, वो 8 बजे के फ्लाइट में गए, उसके बाद ही मतलब आदेश आया। तो आपकी कोई बात हुई है क्या उनसे? नहीं हुई है बात अभी। और जो मौजूद है यहाँ पर कार्यकर्ता भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। कैसा, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा आदरणीय सांसद दीपक बैज जी को प्रदेश कमान सौंपा गया है। निश्चित रूप से युवाओं में हर्षोल्लास का माहौल है, और मिशन 2023 के लिए एक अच्छा मैसेज दिया गया है। निश्चित रूप से 2023 में फिर से भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार यहाँ पे बनेगी। देखिए, युवा सांसद हैं, बस्तर से आते हैं, और एक नौजवान आदिवासी युवा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी ऊर्जा
और एक बड़ी खबर रायपुर से, जहां मंत्रिमंडल में भी बदलाव हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ मंत्रिमंडल में भी बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है और ये फेरबदल किस स्तर पर होगा, क्या कुछ उसका पैमाना तय किया गया, क्या मानक रहेंगे, इस पर लगातार हम डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी बदलाव के दौर से गुजर रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी बस्तर सांसद दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान दी गई है और ये जिम्मेदारी एक बड़ी चुनौती के तौर पर वो देख रहे हैं। साथ ही साथ इसके अलावा जो दीपक बैज अब प्रदेश के अध्यक्ष होंगे, तो साथ ही भूपेश कैबिनेट में कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारियों को बदला जा सकता है, कुछ मंत्री हटाए जा सकते हैं। आमूलचूल परिवर्तन की भी बात सामने आ रही है छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल को लेकर। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, भूपेश बघेल कैबिनेट की अहम बैठक होनी है और फैसले लिए जाने हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2023 प्रारूप को मंजूरी, नवा रायपुर के विस्थापितों भूमि आवंटन का फैसला, राखी के परियोजना प्रभावितों को जमीन मिली है और अटल नगर पात्रों को दिया जाएगा पट्टा। छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने के लिए विशेष छूट यहां दी गई है। और साथ ही आपको बताते चले कि कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2023 प्रारूप को मंजूरी, नवा रायपुर के विस्थापितों के भूमि का आवंटन का फैसला और राखी के परियोजना प्रभावितों को जमीन मिली है। अटल नगर पात्रों को पट्टा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने के लिए विशेष छूट दी जाएगी, जिससे कि रोजगार का सृजन हो और जो निवेश है वो प्रदेश में बढ़े। उद्योग लगाने के लिए जो कि राज्य सरकार की ओर से प्रयास है कि रोजगार के जो नए अवसर हैं वो उद्योग लगने पर और बढ़ेंगे। ऐसे में कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि और उद्योग लगाए जाएंगे प्रदेश में। और पीएम मोदी फ्रांस यूएई के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। पहले फ्रांस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीयों को भी वहां संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और दौरा यूएई का है, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री के 2 देशों के इस दौरे से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और यूएई के दौरे पर रवाना। पहले फ्रांस जाएंगे पीएम मोदी और फ्रांस के बाद यूएई का उनका दौरा रहेगा। गल्फ कंट्रीज में लगातार प्रधानमंत्री की जो विदेश नीति का प्रभाव है वो दिखाई देता ही है। साथ ही ये 2 विदेशी दौरे प्रधानमंत्री के लगातार बैक टू बैक, और पहले फ्रांस का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद यूएई जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि पीएम मोदी पहले फ्रांस के दौरे पर जाएंगे, उसके बाद यूएई जाएंगे। दोनों ही देशों के दौरे के दौरान किन विषयों पर बातचीत प्रधानमंत्री करते हैं, क्या विषय उनके द्वारा रखे जाएंगे, इन सभी बातों को लेकर आगे डिटेल्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। 2 महत्वपूर्ण विदेश दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर अमित शाह आ सकते हैं। पिछली बैठक में बीजेपी नेताओं को मिले टास्क की जानकारी वो लेंगे और विधायकों की सर्वे रिपोर्ट पर चर्चा होगी। चुनावी रणनीतियों पर मंथन होगा और बैठक में वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्या जिम्मेदारी होगी और किस तरह से आगामी चुनावों को देखते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रणनीति का चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का उनका दौरा। कल छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरे को लेकर क्या डिटेल्स हैं, बात करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी से। युगल, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? आशीष, अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है और वो कल आ सकते हैं। और जिस तरह से इससे पहले भी वो आए थे और यहाँ पर अमित शाह ने एक बड़ी बैठक बीजेपी की ली थी। केंद्रीय नेतृत्व है जो भारतीय जनता पार्टी का, वो छत्तीसगढ़ को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। जिस तरह से 2018 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी शिकस्त मिली थी, अब चूंकि अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में बीजेपी काफी कमजोर है, 15 सीटें उन्हें मिली थी और अब
अब अगर हम कहें तो 13 विधायक ही उनके बच गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जब 2023 विधानसभा का चुनाव होगा तो ऐसे में उन्हें प्रमुख रणनीतिकार जैसे माना जाता है, चाणक्य कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को बिल्कुल भी हल्के में बीजेपी नहीं लेना चाहती। बीजेपी है उतरेगी। सभी जो बड़े पदाधिकारी हैं बीजेपी के, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हो, अरुण साव हो, नारायण चंदेल हो, इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं उन्हें महती जवाबदारी दी गई है। बैठक में उन्हें जो टास्क दिया गया था तो जब वो आएंगे तो उनका फीडबैक लेंगे। इसके अलावा बीजेपी लगातार गांव तक जा रही है, बूथ तक जा रही है, अलग अलग कार्यक्रम है बीजेपी संचालित कर रही है और केंद्रीय नेतृत्व के पूरी तरह से नजर में छत्तीसगढ़ है। तो इस समय भी आएंगे जब वो फीडबैक लेंगे और तमाम जो टास्क है वो बीजेपी के बड़े नेताओं को फिर से देंगे। और बड़ी बात यही है कि 2023 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से ताकत लगा रही है ताकि वो सत्ता पर वापसी है वो आ सके। केंद्र सरकार की जितनी भी महती योजना है उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी जो सभा मोदी की हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो एक तरह से यहाँ के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश के जो कार्यकर्ता है बीजेपी के बड़े पदाधिकारी है, उन्हें रिचार्ज करने का काम है, वो भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया युगल आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे अगली खबर रतलाम से, जहां एक चलती कार में आग लगने का मामला सामने आया। 3 युवकों ने कूदकर आग से अपने आप को बचाया। दरअसल चलती कार में आग लगी और इस कार में सवार 3 युवकों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। रतलाम बाजना रोड की ये दुर्घटना है, जहां गढ़खंगाई माता जी के दर्शन कर ये लौट रहे थे और दीनदयाल नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैसे कार में आग लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। सुधीर जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर, कैसे ये आग लगी, क्या कुछ पता चल पाया इस बारे में? युवक है, रतलाम के रहने वाले हैं, जो कि गढ़खंगाई माता जी यहाँ पे प्रसिद्ध स्थान है, वहां से दर्शन करके लौट रहे थे कि रतलाम सीमा में प्रवेश करते हैं इनकी कार के जो बोनट है वहां से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते इस कार, ये जो कार है वो आग के शोलों में तब्दील हो गई। जैसे ही युवकों ने देखा कि कार में धुआं निकल रहा है, तभी तत्काल इन युवकों ने कार से बाहर निकलने में अपनी भलाई समझी और आसपास के लोगों की मदद से जो है कार में जो आग लगी है उसे बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और देखते ही देखते पूरी जो कार है उसे वो आग की चपेट में आ गई। और उसके बाद जो है स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया, जिसके बाद इस आग पर काबू पाया गया। कुल मिला के ये तीनों ही युवक है वो सुरक्षित है और अब जो है दीनदयाल नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुधीर। और बढ़ते आगे दर्शकों को दिखाएंगे खबरें 25 सेकंड्स।